साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं संगीतकार जोड़ी निखिल विनय के निखिल कामत को। ला 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 ला। जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर निखिल कामत, जिनकी फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबी और हिट पारी रही है। मुझसे मिलके वो क्यों शर्माए, ऐसे गाने जिन्हें आप गुनगुनाते नहीं थकते। नच पंजाब नच ले चक दे नाल वे, होगी अपनी शादी अब के साल वे। ऐसे गाने जो आपके मन की वादियों में गूंजते हैं। इंतजार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। निखिल विनय की जोड़ी के निखिल कामत, पहला भाग। इनसे बातचीत विधि जैन ने की है। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। आज हमारे साथ बहुत बहुत खूबसूरत से म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नाम तो सुना होगा 90 के दशक का निखिल विनय। जी हाँ, आज हमारे विविध भारती परिसर में उपस्थित है श्री निखिल कामत जी, या कहूँ संगीतकार निखिल कामत जी, जिन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं। शायद कई बच्चों की जिंदगी शुरू नहीं हुई थी प्यार की, लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गीत से उनके जीवन में एक विछोह का जो शब्द है वो जल्दी से आ गया था। निखिल कामत जी ने ढेर सारी फिल्में बनाई, ढेर सारी फिल्मों को संगीतबद्ध किया। बहुत सारे पॉपुलर जो बहुत जाने माने टीवी सीरियल्स है उनके लिए भी उन्होंने संगीत दिया। कई संगीतबद्ध की हैं फिल्में जिन्हें केवल बैकग्राउंड स्कोर दिया गया, और कई सारे एल्बम जो 90 के दशक की हृदय की धड़कन हुआ करते थे, उन एल्बम्स में जान डाली निखिल विनय के संगीत में। तो हमारे बीच में है श्री निखिल कामत जी। विविध भारती परिवार की ओर से श्री निखिल कामत जी का हम सब बहुत स्नेह से स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और मैं विविध भारती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ आपके स्टूडियो में आया हूँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निखिल जी, आप यहाँ पर आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि इतना बढ़िया संगीतकार हमारे बीच में है, और आज हमारा पूरा विविध भारती परिवार आपके बारे में जानने वाला है और जानने के लिए बहुत उत्सुक है, यहाँ तक कि हमारे श्रोता भी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे विविध भारती परिवार के श्रोताओं के मन में और हमारे मन में आता है कि कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए उसे बचपन से तो गुजरना पड़ता है। तो ये जो निखिल कामत जी के छोटे से निखिल हैं, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? यानी कि बचपन में बदमाशियां थी या बस बड़ी शालीनता से पढ़ाई लिखाई थी? थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। जरूर विधि जी। मैं पैदा हुआ था साउथ बॉम्बे में, ब्रीच कैंडी आप जानते हो जी, जहाँ महालक्ष्मी मंदिर है जी, और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है जहाँ बच्चन साहब को ऑपरेट किया था कुली के समय। तो ब्रीच कैंडी में मेरी पैदाइश हुई, साउथ बॉम्बे में। मेरी पैदाइश भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ही हुई थी। अरे वाह। हाँ, और बचपन से मुझे 2-3 चीजों का शौक था। वन इज क्रिकेट और सेकंड है म्यूजिक। अच्छा। तो बचपन से मैं म्यूजिक सुनता था, विविध भारती ही सुनता था, आकाशवाणी जो भी आप बोलो। और मैं पाम बीच स्कूल में पढ़ता था जो नेपेंसी रोड में है, और मेरे सीनियर थे फेमस एक्टर श्री सुनील शेट्टी जी। क्या बात है। ये क्रिकेट में भी मेरे सीनियर थे, हम उनसे गाइडेंस लेते थे जी। तो जब मैं छोटा था मैंने ऐसा म्यूजिक कुछ सीखा नहीं, क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एट द एज ऑफ 13 मेरे पिताजी का डेथ हो गया एक्चुअली। आई वॉज वेरी स्मॉल, मैं 7th में था, तो मैं एकदम सीरियस हो गया। तब तक मैं क्रिकेट खेलता था, मैं पढ़ाई में बहुत खास नहीं था, ओके था। अच्छा। लेकिन पिताजी जब गुजर गए तो मैं बहुत सीरियस हो गया, और मैं फिर मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई और क्रिकेट पे था। अच्छा। हाँ, लेकिन म्यूजिक मेरा सोलेस था, बोलते हैं ना कि पढ़ाई करने के बाद मैं म्यूजिक सुनता था। बस यही 3 चीज थे। आई वॉज फोकस्ड। ओके। और म्यूजिक से न जाने क्या, जब भी मैं गाने सुनता था, आई डोंट नो, मैं खो जाता था। चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग्स हो, चाहे हिंदी सॉन्ग्स हो, चाहे विविध भारती हो, चाहे रेडियो, जब म्यूजिक बजता था कुछ हो जाता था। तो मैं 3-3, 4-4 घंटे में रेडियो सुनता था।
3-4 घंटे? 3-4 घंटे। जैसे मैं मान के चलती हूँ आप विविध भारती 3-4 घंटे बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे स्कूल मेरा 11 बजे से था तो मॉर्निंग थोड़ा सुनता था जी, फिर शाम को आके मैं रेडियो सुनता था बिकॉज आई लव्ड म्यूजिक जी। और एक फीलिंग था कि एक दिन मैं संगीतकार बनूंगा। ये फीलिंग कहाँ से आया अभी तक मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। एक ऐसा होता जब मैं आर.डी. बर्मन जी के गाने सुनता था, कल्याण जी आनंद जी साहब के गाने सुनता था तो मुझे भी फील हुआ एक दिन मैं संगीतकार बनूंगा। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई नॉलेज नहीं था। हाँ। लेकिन मैं बचपन से गाने बनाता था। परिवार की पृष्ठभूमि कुछ संगीत की थोड़ी बहुत कहीं से कहीं तक? बहुत 10% मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी तो इंजीनियर थे जी। और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। लेकिन जब मेरे पिताजी कलकत्ता में थे जी। तो द ग्रेट एंड ओनली पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी बिल्कुल, शी स्टडीड विथ हिम लिटिल बिट। कलकत्ता में थोड़ी परिचय हो गई थी तो उन्होंने बोला आप आइए। तो मेरी मदर ना थोड़ी बहुत उसने सीखा था क्लासिकल और ये सब शायद वहां से आया होगा। हाँ, जेनेटिकली माँ से आया। कहीं ना कहीं प्रेम माँ को था संगीत से, तो आप विरासत को आगे लेके जी जी जी। बिकॉज यू वोंट बिलीव कि मैं म्यूजिक आज तक नहीं सीखा हूँ बट मैं सुना हूँ बहुत म्यूजिक। आई हैव नॉट लर्न म्यूजिक। आपने आज तक संगीत नहीं सीखा? नहीं सीखा। कोई परीक्षा नहीं? कोई परीक्षा नहीं दी। क्या बात। और आप बोलेंगे तो मैं राग्स भी जो मैं सुनता था, और जैसे आपके जो प्रोग्राम्स आते हैं ना कि ये राग पे ये गाने आधारित है, ये तो वो सुनता था मैं कि ये ललित राग पे ये है, भैरवी राग पे ये है, जो आपके प्रोग्राम्स आते हैं विविध भारती पे। और भैरवी राग से तो आपका प्रेम बहुत है। बहुत है, आपके गानों में दिखाई देता है। तो बाद में जाके यू कैन से कॉलेज में ना मैं वो गाने कीबोर्ड में बजाने लगता। चलो आज भैरवी बजाते हैं तो मुझे राग मालूम नहीं उसके आरो और, लेकिन वो गाने मालूम है जो इस राग के ऊपर है। तो वो पैशन बहुत जोरदार था जी। तो स्कूल में भी मैं जब गाता था ना, आवाज इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन माय पैशन वाज वेरी स्ट्रांग। हाँ, स्कूल से याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो जिक्र किया था किसी बड़ी प्यारी सी कविता का, अगर हमारे श्रोताओं को वो सुना दे। बिल्कुल। छोटे से निखिल ने स्कूल में सुनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या था, एक पोएट्री था, या बाळानो या रे या लवकर भरभर सारिया। ये पाइट पाइपर जो कहानी है जी, उसका मराठी वर्जन था। तो वो पाइट पाइपर अभी बोलता है कि उसको पैसे नहीं मिले ना तो अभी बच्चे लोगों को उसको लेके जाना है कहीं। तो मुझे वो याद नहीं हो रहा था, या बाळानो या रे या लवकर भरभर सारे या मजाक करा रे, मुझे याद ही नहीं रहता था। तो मैंने बोला क्यों ना इसकी धुन एक बना लूं। तो धुन जब मैंने बना तब ये पोएट्री याद आया, मीन्स याद आता था, याद हो गई। तो मराठी टीचर है मिसेस जयकर को मैंने बोला कि मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि सब रट के सब लोग ने सुना दिया जी। मैंने गा के सुनाया क्लास 7 में पाम बीच स्कूल में। हमें भी सुना दीजिए। तो ऐसा था, या बाळानो या रे या लवकर भर भर सारे या मजा करा रे मजा करा आज दिवस तुमचा समजा खिळबिळ थी बागड थी या नगराला लागूया सुंदर आहे दुसरी दुनिया। क्या बात है। ये ट्यून था जो मैंने 7th स्टैंडर्ड में बनाया था। सॉरी कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं जी। और यहाँ से मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं मीन्स पोएट्री को कंपोज कर सकता हूँ। 7वीं कक्षा में जिसने संगीत नहीं सीखा वो कविता को कंपोज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक पोएट्री होता था ना, मैं उसको देख के ऐसे मेरी फीलिंग आती थी कि इसकी धुन में बना सकता हूँ। अच्छा। वो मालूम नहीं कहाँ से ये आया, बट कुछ भी मैं पढ़ता था, चाहे इंग्लिश का भी कुछ हो, मैं उसकी ट्यून बना लेता था। आई डोंट नो व्हाई। इंग्लिश पोएम्स का भी मैं कुछ ना कुछ धुन बना लेता। तो यहाँ से आप बोल सकते हो वो शुरुआत हो गई जी। मतलब वहां से आपने शुरुआत करी। लेकिन आप हैं साउथ मुंबई के, जो मुंबई वाले हैं वो इस बात को समझेंगे कि साउथ मुंबई एक थोड़ा अलग स्थान है और एक मुंबई में कई सारे अलग अलग बटे हुए भाग हैं। तो साउथ मुंबई से आप वेस्टर्न मुंबई तक का सफर किया, क्योंकि संगीत की दुनिया, फिल्मों की दुनिया, जो कुछ भी है वो पश्चिम मुंबई के क्षेत्र में ज्यादा फूली फली है बशर्ते दक्षिण मुंबई के जी। वहां से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया? अच्छा, ये कहानी जो है ना, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली। अच्छा। मैं जब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में था जी, तब मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था, ये सब जो शोज होते थे ना, तो हम लोग, मैं थोड़ा हेल्प करता था, कीबोर्ड भी बजा लेता था। सीखा नहीं था आपने? मैं सीखा नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त है चार्ल्स वास, तो जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन किया उसने बोला कि आप मेरे घर पे आना, और कफरेड में वो रहते थे, जॉली मेकर्स में, कि यू कम एंड प्ले द पियानो इन माय हाउस।
आई टीच यू। तो वो बेसिक्स जो है ना, सी कॉर्ड, डी कॉर्ड, जी कॉर्ड, उनको फीलिंग आ गया ये आदमी कुछ जानता है। हाँ, तो मेरा भी फर्ज है, मैं उसको कुछ नर्व्स पकड़ लिया। तो मैं उसके घर में जाता था, वो बेस गिटार बजाता था एक्चुअली। ओके। हम लोग ने एक छोटा ऑर्केस्ट्रा शुरू किया, तो ही स्टार्टेड टीचिंग मी, मींस एज अ फ्रेंड। तो वहां से ये सफर शुरू हो गया। तो एक दिन मेरा एक दोस्त था संजय, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, उसने बोला निखिल भाई एक आपसे बात करनी है, पाली हिल में एक स्टूडियो है, तो वो स्टूडियो आपसे मिलना चाहता है, उन लोग को एक नया संगीतकार की जरूरत है। सीधे संगीतकार। तो मैं बोला हाउ यू नो दैट आई कैन मेक सॉन्ग? अरे आपके गाने तो मैंने सुन लिया। तो मैं वहां बजाता था रिहर्सल्स के बीच में। तो मैं संजय के साथ में गया पाली हिल जी। तो वहां मुझे मिस्टर नरेश मल्होत्रा साहब मिले जी, जो अभी प्राइम फोकस के ओनर है। तब उनके भी 2-3 स्टूडियो हुआ करते थे, और उन्होंने मुझे मिलवाया 2 लोगों के साथ, सुशील गजवानी और शशि गजवानी, जो कोल्हापुर के प्रोड्यूसर्स थे जी। तो उन्होंने बोला हम लोग सह्याद्री चैनल के लिए एक सीरियल बना रहे हैं, ये भी हमारे प्रसार भारती का सह्याद्री चैनल। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि एक धुन बनाए जॉकी। अच्छा। एक जॉकी है उसमें, वर्षा उसगांवकर जी है। ओके। तो कैन यू डू दिस 30 or 1 minute सॉन्ग फॉर अस? तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि ऐसा मेरा कोई पोर्टफोलियो ही नहीं था। तो मैंने बोला सुशील जी आपने मुझे चुन भी लिया, आपके चेहरे को देख के हम लोगों ने आपको चुन लिया। तो क्या बात? उसी समय मैंने एक धुन बनाई उनके लिए, जस्ट ऑन द स्पॉट, जॉकी 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 टा टा डा 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 टा डा 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 जॉकी। उनको यही चाहिए था, वही सामने खड़े बना दिया। सामने तो ओके हो गया। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने मैं रिकॉर्ड किया वो गाना उनके लिए जी। और यहाँ से वो सफर शुरू हो गया जी। कुछ दिन बाद उनका फोन आया कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है दूसरा घर, और मैं आपको लेना चाहता हूँ एज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। और उस फिल्म के दौरान अनुराधा पौडवाल जी हमको मिली जी, और उन्होंने फिर हमारा नाम गुलशन कुमार जी को रेकमेंड किया। क्या बात। अच्छा, जॉकी के दौरान विनय मेरा दोस्त था, वो गाता था। तो मैंने बोला अब जब तक आपका कुछ नहीं हो रहा है एज अ सिंगर, आप मुझे ज्वाइन करो। तो हम लोग ने एक नाम बना दिया निखिल विनय। ही वाज जस्ट लाइक यूज्ड टू कम टू मीट मी जी, करेक्ट, क्योंकि उसके पिताजी मेरी सिस्टर को म्यूजिक सिखाते थे। तो देखो ये ऊपर वाले की कृपा है। और जैसे हम लोग टी सीरीज ज्वाइन किए, आई मीन बैंक के लिए गाने रिकॉर्ड किए, देयर वाज नो लुकिंग बैक। साथ में बस बढ़ते गए। एक बहुत खूबसूरत सा सफर आपका रहा है, और उस सफर में, उस यात्रा में आपने बहुत अच्छी जिंदगी जी है जी। पढ़ाई लिखाई में आपने कहा कि आप ठीक ठाक थे या बहुत अच्छे थे? जब स्कूल लेवल तक मैं, क्योंकि मैंने बोला मेरे पिताजी का डेथ हो गया, तो मैं बहुत सीरियस हो गया। तब मैं अच्छे मार्क्स पाने लगा। HR कॉलेज आई गॉट 65%। वेरी गुड। बहुत होते थे उस समय तो 65%। हाँ, अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत सीरियस होता था, या आइदर म्यूजिक और क्रिकेट जी, नथिंग एल्स। तो फिर आगे जाके मैंने लॉ किया, फर्स्ट ईयर मैंने किया। उसके बाद जो टी सीरीज में ब्रेक मिला, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैंने रिस्क लिया। क्या बात? मैंने रिस्क लिया। क्या बात? क्योंकि मैं CA की इंटर्नशिप शुरू किया था। मेरे ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अनिल कामत, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। वो खाट फार्मास्यूटिकल्स के CEO है, रिटायर्ड हो गए अभी जी। तो मुझे बहुत अच्छी बैकिंग मिली, क्योंकि उनको लगा कि मेरे में वो काबिलियत है, स्पार्क है। और मेरी मदर को भी लगा, क्योंकि मैं ट्यून्स बनाता था ना जी। तो वो ट्यून्स उन लोग सुनते थे, भले उसमें लिरिक्स नहीं होते थे, बट उनको म्यूजिक था। तो मेरे ब्रदर ने बोला आप 1-2 साल ट्राई करो, अगर इसी में आपको लगता है आप कामयाब होंगे, ट्राई। सो गॉड लिसन टू मी, और मैं बहुत सीरियसली लग गया इस काम में। कॉलेज में कौन सा गाना ज्यादा गाते थे कि लड़कियां घेर के खड़ी हो जाती थी? बहुत सारे गाने गाता था, लेकिन मैं जरूर एक बात करूंगा। एक शो कॉलेज में मैंने ऑर्गेनाइज किया, हिट्स ऑफ राजेश रोशन। अच्छा, राजेश रोशन के गाने जी। और उनके जो रेयर गाने ना, मैंने वो शो किया, और 3-4 सिंगर जो थे उसमें, 1-2 सिंगर्स थोड़े से डरने लगे बीच में, तो मुझे आके स्टेज पे वो गाना गाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, तो मैंने वहां भी, जैसे गाना था माँ का प्यार, खुददार फिल्म का जी, जो मेरा गाना नहीं है, लेकिन मजरू साहब ने लिखा और राजेश रोशन ने कंपोज किया। तो वहां से मेरा एक सिंगिंग सफर कॉलेज में शुरू हो गया। अदर्स आई वाज बिहाइंड द सीन्स। यस। तो ये जो जुनून था ना, वो जुनून आज भी आप में है निखिल सर। मतलब मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हमारे सामने जो बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वही 16-17 साल के निखिल कामत बैठे, उसी जुनून के साथ, उसी
जुस्तजू के साथ कि बस अब कुछ कर गुजरना है, आज विविध भारती में आए हैं तो यहाँ भी कुछ कर गुजरेंगे वाला। तो एक बहुत बढ़िया शिक्षा आपसे मुझे मिल रही है कि आप जहाँ हैं वहाँ 100% हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस रहता हूँ इन सब चीजों में जी, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि 1x काम मत करना जी। नॉर्मल आदमी 1x काम करता है ना, हाँ, तो मैं 10x काम करता हूँ। मैं 10x करता हूँ। बस शुरुआत से ये एक है कि अगर इंटरव्यू है तो पूरा ध्यान दो, हाँ, अगर मीटिंग है तो पूरा ध्यान दो जी। तो ये है, कभी कभी नुकसान भी कर देता है। अब ये सीरियसनेस नहीं है, लेकिन एक ये आपकी ईमानदारी है आपके काम के प्रति जो आज भी दिख रही है सर। थैंक यू। अभी एक और प्रश्न मन में निकल के आ रहा है कि एक एल्बम के बारे में जिक्र मैंने आपका परिचय देते समय किया कि शायद 90s के जो बच्चे हैं उन्होंने प्यार नहीं समझा था, लेकिन बेवफाई का मतलब जरूर समझ गए थे। जी। वो गाना मैंने भी, शायद मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है, पर मेरी जिंदगी में भी वो गाना आ चुका था और वो गाना है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। करेक्ट। मतलब हमें नहीं पता था कि बिछोह का दर्द क्या होता है, लेकिन इस गीत के साथ हम भी रो लेते थे। तो उस गीत के बारे में जानना चाहते हैं, वो बेवफा सनम जो एल्बम की सीरीज आपने निकाली थी। बिल्कुल, वो 9 एल्बम्स है जी। तो उसके बारे में जानना चाहते, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया, क्या हुआ, सोनू निगम कैसे मिले, शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी गॉड सेंट है, ये भगवान की कृपा है। गुलशन जी का एक दिन फोन आया था, मींस कि अनुराधा जी और गुलशन जी उन्होंने बोला हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं गया स्टूडियो में जी। तो सुदीप स्टूडियो ये था जी, 19th रोड खार में जी। वहाँ गुलशन जी ने बोला देखो कुछ अत्ताउल्लाह खान एक पोएट है और उसके कुछ गाने हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने ढंग से अपने स्टाइल में बना लो जी, ठीक है। पब्लिक डोमेन में ये गाने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसमें अपना स्टाइल डालो, मतलब आप अपना स्पार्क डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो एक मुखड़ा था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का जी। तो वो मेरे ढंग से मैं बैठता था कीबोर्ड पे, मैंने उसको बनाया, अनुराधा जी को सुनाया, उनको अच्छा लगा जी। और वो गाना फिर मैंने एक ऐसे 8-10 गाने सुदीप स्टूडियो में रिकॉर्ड किए मैंने जी। अभी क्वेश्चन ये आया कि सिंगर कौन होना चाहिए, हाँ। तो अमर हल्दीपुर साहब जो बहुत अच्छे संगीतकार है, अरेंजर है, म्यूजिशियन है, उन्होंने सोनू निगम जी का वॉइस मुझे सुनाया था टी सीरीज के स्टूडियो में। ये 2-3 गाने जो उन्होंने टी सीरीज म्यूजिक बैंक के लिए रिकॉर्ड किया था, तो उसी समय मैंने वो स्पार्क सोनू निगम जी में मीन्स मैंने मार्क किया था वो जी। और सोनू जी भी मिलते थे मुझे, ऐसे लाइव सुनाते थे। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ रफी टाइप ऑफ इमोशनल वॉइस बोलते हैं ना। हालांकि सोनू निगम जी का वॉइस ऐसा नहीं है, वो उनका अपना एक स्टाइल है जी। जैसा ये फाइनल हो गया ना, तो मैंने फिर अजीत कोहली जी जो टी सीरीज के अंडर मैनेजर है और गुलशन जी और अनुराधा जी को बोला कि ये गाना मैं सोनू निगम जी से गवाना चाहता हूँ। तो सोनू जी केम टू द स्टूडियो, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग ने रिहर्सल किया, करीब 9 बजे शुरू किया हम लोग ने, 1 बजे गाना खत्म हो गया। रात को 9 बजे शुरू किया और 1 बजे गाना खत्म, 1 बजे गाना खत्म हो गया। हालांकि सोनू निगम जी बहुत फास्ट उन्होंने गाया, लेकिन हम लोग ने वो फीलिंग, वो जो सिंगिंग की जो बारीकी है उस पर हम लोग ने काम किया जी। वो आलाप जो था जी। फिर जो एक्सप्रेशन था, और शुरुआत से मुझे ये फीलिंग था कि ये फिल्म बनेगी जी। तो यहाँ से ये पूरी जो चीज थी ये। जब आपके इस गीत की बात चल रही है तो क्यों ना हम हमारे श्रोताओं को ये गीत सुनवा देते हैं बीच में। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है ये गीत उन तक पहुंचना चाहिए। करेक्ट। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। न दिन को सुकून है शाकिर, न रात को सुकून है, ये कैसा हम पे उमर
इश्क का जुनून है जो रचाए है तूने हाथ मेहंदी से, वो मेहंदी नहीं है मेरे दिल का खून है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, यार ने लूट लिया हर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काट के वाले मेरे से आ गए। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काट के वाले मेरे से आ गए। रास न आया मुझे सपना बहार का, रास न आया मुझे सपना बहार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। कर दिया खून देखो मेरे ऐतबार का, कर दिया खून देखो मेरे ऐतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ना तेरे मर्द के हंस के उठाए, अशकों के मोती तेरी याद में बहाए। नाज तेरे मर के भी हंस के उठाए हैं, अशकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। सुनो कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। यार ने लूट लिया घर यार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये प्यारे से गीत और बेवफा सनम एल्बम के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इस एल्बम में भी एक और गाना है जो अभी कहें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। उस गीत को तो 90s के बने उस गीत को जान 2025 में मिली, तो क्या उस गीत के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? विधि जी, जो भी हम लोग ने काम किया, जी। सोनू जी, मैं,
हम लोगों ने बड़ा सीरियसली काम किया, जब ये एल्बम बना बेवफा सनम, तब भी हमको मालूम नहीं था कि इसकी फिल्म बनेगी। तो जितने भी ये गाने हम लोग ने ये 9 एल्बम्स में रिकॉर्ड किया, एवरी सॉन्ग वी हैव वर्कड वेरी हार्ड। तो जैसे ये गाना था, तूने दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई छुरिया, करेक्ट, दैट्स द सॉन्ग। तो बिल्कुल सही, मुझे अच्छी तरह याद है, ये कम से कम 3 घंटे लगे सोनू जी को ये गाने में। हालांकि सोनू जी बहुत फास्ट है, बट वी वर्कड ऑन इट। अच्छा। और एक एक गाना हम लोग ने एज अ मास्टरपीस जैसा होता है ना, हम लोग ने कोशिश की जी कि क्योंकि ऑलरेडी एल्बम हिट हो चुका था जी, हम लोग 7th एल्बम तक सुपर हिट हो गए थे जी। 8वां एल्बम भी बहुत अच्छा गया, क्योंकि ये जब भी रिलीज होता था लोग खरीदते थे। तो दिस वाज आई थिंक वॉल्यूम 8 और वॉल्यूम 7, आई डोंट नो जी। तो ये भी एल्बम बहुत ही मींस ओके गया था तब सेल्स वाइज। लेकिन अभी देखो वो जो मेहनत आना था जो था वो भी मिल रहा है। हाँ, लोग बोलते अरे यार सोनू भाई आपने कैसा गाया। सोनू जी का भी फोन आया, अरे ये मैंने ऐसा गाया था, खासकर अंतरा जी। तब उनको वो याद आया वो सब किस्से जो मैं बहुत टोकता था उनको, जी, सोनू भाई एक और टेक करते हैं, ये राइम पंच करते हैं, अरे यार थोड़ा रोके गाना, तो कभी कभी वो हल्का सा इरिटेट भी हो जाता था, अरे ठीक तो है भाई मुझे भी सुना दो, बट मैं छोड़ता नहीं था जी। तो नाउ इन दिस ईयर ये गाना बिकॉज ऑफ राजू कलाकार जो है जी, एक आदमी जिन्होंने गाना वायरल किया, जब अभी जो लोग ये गाना सुनते हैं उनको पता चले, सी हाउ वेल सोनू निगम जी हैज संग दिस सॉन्ग। यस, एक्चुअली आप गाना ऑडियो सुनो ना, जो फीलिंग है, और सब गाने कम से कम 40-50 म्यूजिशियन है उन गानों में। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, प्रश्न पे आने वाली थी आपके पास कि सोनू जी ने तो बहुत अच्छा गाया, नो डाउट, लेकिन कहते हैं ना जो डायरेक्टर होता है वो बराबर से काम निकलवा ले तो हीरा और निखर के आ जाता है। तो आपने हीरे को बहुत अच्छा निखारा है उन गीतों में, उस एल्बम में। मैं इसी बात पे आने वाली थी कि एक्चुअली मैं अभी मेरे दिमाग में ना 2-3 प्रश्न चल रहे हैं जी। तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा कहा जाता है शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्केस्ट्रा लेके बैठते थे, और जितना बड़ा अपना स्टूडियो का रूम है, शायद इतना बड़ा ही स्टूडियो का रूम होता था रिकॉर्डिंग का, और लोग बैठते थे और फिर लाइव रिकॉर्डिंग होती थी जी। तो क्या वो लाइव रिकॉर्डिंग आपने की है, आपको अवसर मिला है करने का? यस, मिनिमम हमारे म्यूजिशियन होते हैं 130-120 120, और जो ये रूम आप बोल रहे हो वो एक फुटबॉल स्टेडियम जैसा होता था। ओह, बहुत बड़ा होता था जी, वेरी बिग। 40 तो वायलिन बैठते थे, 130 लोग बैठ रहे हैं तो कमरा तो बहुत बड़ा हो गया, 120 बैठ रहे हैं, और सीलिंग बहुत हाई होता था जी। इसलिए वो जो ढोलक और वो साउंड है ना जी, वो बहुत बड़ा और ह्यूज मिलता था। एक्यूस्टिक बहुत अच्छा होता होगा, हाइट अच्छी होती है तो जी। यस, तो क्या होता था कि बहुत सारे माइक नहीं होते थे, लेकिन सब लर्नर्ड म्यूजिशियन होते थे, नोटेशन बांटा जाता था हाँ। और एक म्यूजिक अरेंजर भी होता था बीच में, जो सबको जो कंपोजर ने बनाया वो समझाए। मेरा एक प्रश्न और इसमें उठ रहा है कि जो उस समय आपने कहा कि 120 म्यूजिशियन बैठे हैं जी जी, तो क्या उस समय का साउंड सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि 120 माइक लगा लेता था? नहीं, कम से कम 10-15 माइक में हो जाता था। 10-15 माइक में सिंगर म्यूजिशियन सब? हाँ बिल्कुल। क्या होता था कि ग्रुप में रिकॉर्ड होता था ना, 2 माइक पे पूरा वो मैंडोलिन, फ्लूट, हाँ ऐसा रिकॉर्ड होता था। वो ऐसा बनाया था एक्यूस्टिक्स कि वो रिकॉर्डिस्ट इतने काबिल थे कि वो 4-5-6 इंस्ट्रूमेंट एक साथ रिकॉर्ड करते थे, प्लेसमेंट को लेके। आप थोड़ा नजदीक आना, आप थोड़ा बिल्कुल, मतलब बजाने वाला भी मैनेज कर रहा है, साउंड इंजीनियर भी उस चीज को मैनेज कर रहा है, और बिल्कुल कितना अद्भुत लगता होगा ना वो समय रिकॉर्डिंग का, कि कितनी अच्छे से कहते हैं थोड़ा है थोड़े में बहुत बड़ा कर देना, और वो किया जा रहा था। यस, मैंने लाइव गाने किए हैं, बहुत सारे गाने टी सीरीज म्यूजिक बैंक के लिए भी लाइव किए, कुछ गाने हम लोग ने सनी सुपर साउंड में भी रिकॉर्ड किए, कुछ महबूब में भी रिकॉर्ड किए, ऑल टुगेदर, और सिंगर भी साथ में गाता था जी। तो सब साथ में गा रहे थे और सब साथ में काम कर रहे थे और काम चला जा रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ में अब मैं वापस आपके उसी रिकॉर्डिंग पे आना चाहती हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, इतने सारे म्यूजिशियन के साथ चल रही थी, रिकॉर्ड हो रहा था, टेक्स तो बहुत होते होंगे? देखो मैं आपको बताऊं, सब म्यूजिशियंस बहुत अच्छे थे। तो जैसे पहले रिदम सेक्शन का एक रिहर्सल होता था गाने का जी, उसके बाद वायलिन सेक्शन का रिहर्सल होता था, फिर स्ट्रोक सेक्शन जी। तो मैं बीच में मैं गाता था, म्यूजिक अरेंजर कंडक्ट करता था, एवरीथिंग इज रिटन, सब लिखा हुआ था। तो उस समय एफिशिएंसी और म्यूजिशियंस भी थे, क्योंकि उनको मालूम था हमको लाइव में गाना निकालना है ना। फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि मॉर्निंग को रिदम और शाम को म्यूजिक, फिर 2 टुकड़े में गाना बंटने लगा। मतलब ये जमाना भी आया, ये भी आ गया, मॉर्निंग रिदम जी
और फिर इवनिंग म्यूजिक, और मॉर्निंग को क्यू ट्रैक बजता था कोई डमी सिंगर के साथ या सॉन्ग वायलिन के साथ। अच्छा, जो सिंगर एक वायलिन में बजता था गाना, या कोई सिंगर गाता कोई था, सिंगर गा देता था ऊपर के माइक से। हाँ। तो म्यूजिशियंस को फील आता था। बट ट्रस्ट मी, वो जो गाने हम लोग ने रिकॉर्ड किए वही गाने अमर हो गए। हाँ, क्योंकि वो जो सबका साथ, सब लोग बजा रहे हैं ना साथ में, हाँ। वो एक फीलिंग अलग ही होती थी। मतलब वो दिन एक पार्टी के दिन जैसा होता होगा, सब साथ में लंच कर रहे होते होंगे या डिनर कर रहे होते होंगे, भोजन कर रहे होते होंगे, साथ में बजा रहे होते होंगे। क्या खूबसूरत दिन होता होगा। यस यस। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि उस समय गाना फिल्म के टेप पे रिकॉर्ड होता था, नॉट ऑन एक्यूस्टिक। जो अभी एनालॉग टेप है ना, हाँ। वो सेकंड स्टेज था जो 90s में आया। फिल्म का जो टेप है जिसमें फिल्म शूट होती थी, उसी टेप में साउंड रिकॉर्ड भी होता था। ओह, यस। फिर उसके बाद रिकॉर्ड पे जाता था। हाँ, उसके बाद रिकॉर्ड पे जाता था। तो वो जो टेप है उसका सैचुरेशन बहुत हाई था, तो यू कुड गेट बिगर साउंड, डायनामिक्स ऑफ साउंड। ओके। क्योंकि वो टेप थिक था ना। जी जी जी। तो बाद में सनी सुपर साउंड में 4 टेप लगते थे 16 ट्रैक्स करके। तो देखो वो साउंड अलग है। हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल बड़ा साउंड है। जी। तभी पुराने गाने जो हैं, हम पहले के शुरुआत के 1931 के बाद से जो शुरुआत हुई है गानों की, जी, वो 90 के दशक तक बहुत खूबसूरत रहे हैं और बाद में भी अच्छे रहे हैं, पर वो जो दौर था वो अद्भुत था। यस, अद्भुत था। करेक्ट करेक्ट। एक दिन में कितने गाने रिकॉर्ड किए होंगे आप? मैक्सिमम 3 सॉन्ग्स इन वन डे। 3 गाने? हाँ। एक फिल्म थी विमल कुमार की, गंगा का वचन। जी। तो दैट वाज अ मॉडरेटली बजटेड फिल्म। तो हम लोग ना मॉर्निंग के शिफ्ट में 2 और शाम के शिफ्ट में 2, 4 गाने। 4 गाने होते थे। ओके। तो इसमें मतलब वही म्यूजिशियन लाइव सब लाइव चल रहा, सब लाइव चलता था। बट सिंगर को नेक्स्ट डे डब किया। हाँ, मगर बिना थके ये काम हो रहा होता था। या क्योंकि वो म्यूजिक अरेंजर को भी मालूम था कि मुझे 4 गाने करने, तो तब होता था। ये एफिशिएंसी जो है ना, हम लोग जाते थे वो माइंडसेट के साथ कि हमको ये कंप्लीट करना है काम। तो जब आप उस दौर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा की, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग वादक कलाकार हैं जी। कोई एक गाना, वो आपका हो या किसी का भी हो, हाँ। कोई एक गाना जो आपको उस दौर का रिकॉर्ड किया हुआ पसंद हो, वो हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। देखो, वो चोर और चांद के भी गाने ऐसे रिकॉर्ड हुए। एक फिल्म आई थी चोर और चांद जी, जिसमें अनुराधा पौडवाल जी और एसपी बालासुब्रमण्यम सब गाने गाए। तो दिस वाज आल्सो ऑलमोस्ट लाइव। अच्छा। ऑलमोस्ट लाइव सॉन्ग्स। एक गाना था, सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। बहुत खूबसूरत गीत है। तो ये जो गाने ऐसे थे कि मॉर्निंग रिदम, इवनिंग को वायलेंस और म्यूजिक खत्म। सुदीप में जी पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था जी। और उन गानों में रंजीत बारोट जी ने भी ड्रम्स बजाए, द फेमस ड्रमर। यस यस यस। तो रंजीत बारोट जी भी थे और बहुत सारे म्यूजिशियन, बड़े बड़े म्यूजिशियंस जो थे। यस यस जी। फॉर 30 रिदम्स इन द मॉर्निंग, 20-25 रिदम्स, रिदम ट्रैक। तुरंत 2 बजे से म्यूजिक होता था। करीब 1:30 को 2 o'clock गाना रिकॉर्ड होता था। सब इतने होशियार थे, हुनरबाज थे। होशियार थे। तो फिर हमारे श्रोताओं को ये सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना तो जरूर सुनाना बनता है। तो हम चलते हैं इस गीत की तरफ। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। जी चाहता है नहीं नींद टूटे, आँखों से अब तो न सपना ये रूठे। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। मैं चोर हूँ तुम चांद गगन के, कैसे होगा अपना मिलन ये। मैं चोर हूँ तुम चांद गगन के, कैसे होगा अपना मिलन ये। कि तुम हो उजाला, अंधेरों ने पाला, जतन से मुझे, लगन से मुझे।
प्यार क्या है मुझे तुम बताना। अब वापस हम आ गए हमारे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर और बात चल रही है म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व, नाम है श्री निखिल कामत जी। निखिल कामत जी से बात चल रही थी अभी तक कि कैसे म्यूजिक बना रहे थे, क्या कर रहे थे। बदलाव का दौर उनके जीवन में भी आया और उन्होंने बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा यानी लगभग 120 म्यूजिशियन के साथ भी गाना बनाया है, तो शायद उन्होंने एक छोटे से स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड भी किया है। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कौन सा वाला दौर ज्यादा अच्छा था, पहले वाला या अभी वाला? आराम किस में है, सुकून किस में है और मजा किस में है? विधि जी देखो, ये जो अभी जो दौर है नेचुरली टेक्निकली बहुत ही इजी हो गया। इजी क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग डिजिटल पे आए और वो भी जरूरी है, चेंज इज नेसेसरी, यस करेक्ट। लेकिन वो जो लार्जनेस ऑफ साउंड था ना, जो फुल ऑर्केस्ट्रा, वो अभी मजा नहीं रहा। लोगों को आदत हुई थोड़े से कीबोर्ड्स कंप्यूटर्स में गाना रिकॉर्ड करने के लिए, और वो डायनामिक्स ऑफ म्यूजिक जो हम लोग टेप पे रिकॉर्ड करते थे या एनालॉग पे रिकॉर्ड करते थे, वो डिजिटल में थोड़ा बहुत वो मजा कम हो गया। बिकॉज यू कांट गो मोर देन 0 dB, जो पीक होता है ना, तो थोड़ा सिंथेटिक हो गया गाना फ्रैंकली। अच्छा। और एनालॉग जो टेप था उसमें जो वॉइस क्वालिटी आती थी ना, एक जो डेप्थ, वो नहीं है फ्रैंकली। अभी हम लोग कर रहे काम, मैं नहीं बोल रहा कि म्यूजिक खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो डेप्थ था वो डेफिनेटली मिसिंग है एनालॉग में। और अभी वर्ल्ड में बहुत सारे डिजिटल मशीन्स में भी एनालॉग पैनल्स यूज करते हैं ताकि वो पुराना वॉइस आ जाए, पुराना वजन, पूरा वॉइस आ जाए, या टेप पे रिकॉर्ड करते हैं जी। तो डेफिनेटली मुझे तो मजा है उस दौर में ही आया क्योंकि वो सब लाइव म्यूजिशियंस बजाते थे जी, जो 40 वायलिन का साउंड है, लाइव सुनने का मजा अलग ही है। अभी देखो एक गाने का मैं जिक्र करूंगा जी, शाहरुख सलमान माधुरी गाना हम तुम्हारे सनम। हाँ, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो वो गाना दैट इज ऑलमोस्ट 140 म्यूजिशियन का गाना है, हम तुम्हारे सनम। यस, बिकॉज वो इंडियन सॉन्ग था, बड़े पर्दे का गाना था, उसमें तो 30 कोरस है। वो जो स्टार्ट है आ आ आ आ डंग 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 डा 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 डंग डा डा डंग डा डा डा, ये तो 8 वायलिन है, मैंडोलिन है, डा डा डंग 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 आ आ हम तुम्हारे हैं। तो ये जो साउंड था ना,
जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी करते थे, हम लोग वो उनके फैंस थे, आर डी बर्मन जी के फैंस थे। तो दिस सॉन्ग इज ऑलमोस्ट बिग सॉन्ग्स जी, तो आप पर्दे पे आपको पूरा ऐसा भर के गाना आएगा। जी 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 जी। वो भी एक इंडियन म्यूजिक की एक मजा है, क्योंकि एब्रॉड में आप देखो ना, जब ये कंपोजर्स हैंस जिमर जी, जॉन विलियम्स, आप देखो उनका ह्यूज ऑर्केस्ट्रा रहता है जी, 4 फ्लोर के कोरस होते हैं जी, करेक्ट जी। तो हम भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये लोग अभी भी वैसे कर रहे हैं। हाँ, यहाँ हम लोग के यहाँ थोड़े से लिमिटेशंस आ गए डिजिटली। हाँ, बट वो मजा आज के टाइम में बहुत फर्क है। आपसे मुझे अगला प्रश्न पूछना है, लेकिन ये जो गीत है 140 म्यूजिशियंस के साथ में, 30 कोरस के साथ में, और मैं बताऊं इस कोरस में जो एक कोरस वाली थी वो शोभा सामंत थी, जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। yes, आपके साथ में थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शोभा जी थी उस रिकॉर्डिंग में, हमेशा रहती थी। जी 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 जी। तो ये गीत जो है इतना बड़ा गीत है, और इस गीत को अगर नहीं सुनाया जाए तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लगेगा। हमारे श्रोताओं के लिए ये प्यारा सा गाना, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम।
खूबसूरत सा नगमा हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम हम सुन रहे थे श्री निखिल कामत जी की आवाज में, और उसके बाद उनके संगीत निर्देशन में इस पूरे गीत को हमने सुना विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। और अब वापस चलते हैं बातचीत के उस दौर में जहां पर श्री निखिल कामत जी हमारे समक्ष हमारे विविध भारती के परिसर में है और स्टूडियो में बैठकर उनसे बातचीत हो रही है। अभी जो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर जब हमारे समक्ष है तो इन प्रश्नों को जरूर भुना लेना चाहिए। तो एक प्रश्न आता है सबके मन में, जनरली सामान्यतया ऐसा होता है कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनता है कि ऑटो ट्यून तो इनकी आवाज से हार गया, या ऑटो ट्यून को इन्होंने हरा दिया, या ये ऑटो ट्यून को खा गए। पहले के दौर में जब आप 120 म्यूजिशियन, कुछ 30-40 कोरस, 2 सिंगर, 2 या 3 सिंगर जो भी था आप लेकर बैठे थे, उस समय क्या ये ऑटो ट्यून या कुछ ट्यूनिंग आप कर रहे थे? नो, ये मेरे ख्याल से अभी कुछ 8-10 साल या 12 साल पहले की बात है, जब हम म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे प्रो टूल्स पे, डिजिटल पे जी। उस समय तो एनालॉग था जी, कुछ ट्यूनिंग कुछ नहीं, कुछ पॉसिबल नहीं था उस समय। सिंगर को बहुत ही शार्प रहना पड़ता था, ट्रेंड रहना पड़ता था, क्योंकि ये कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। मतलब वॉइस, आवाज और अंदाज सब कुछ तैयार था एकदम बराबर। सिंपल तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंगर अगर सपोज उसमें रियाज नहीं था या वो रेडी नहीं थी या रेडी नहीं था तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर आगे नहीं बुलाएगा आपको। कैसे होगा ना, क्योंकि चांस ही नहीं था, आपको लाइव गाना पड़ता था जी, तो छोटा मोटा डबिंग था उस समय। हाँ। और इतना टाइम भी नहीं था। हाँ। तो द सिंगर्स हैड टू बी ट्रेन्ड। हर सिंगर अपना रियाज करके आता था और गाने सीखते थे। 3-4 रिहर्सल तो कुछ नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर की सिटिंग रूम में। अच्छा, तो क्या ये किशोर कुमार, मुकेश जी, रफी साहब, इनके समय पे भी ये सब हो रहा था कि वो रिहर्सल कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे और अगर स्टूडियो में भी सीखा तो बड़े बड़े फोकस से सीखा, क्योंकि ऑटो ट्यून कुछ नहीं था। अच्छा, आप कुछ पिचिंग कर ही नहीं सकते थे, कोई सुविधा ही नहीं थी करने के लिए। जो था वो था। मतलब अगर आवाज रफी साहब की सुन रहे हैं तो बिल्कुल सही आवाज सुन रहे हैं, लता मंगेशकर सुन रहे हैं तो बिल्कुल जो है वही सुन रहे हैं। एग्जैक्टली, रॉ वॉइस। एट द मोस्ट वो रिवर्ब या एको थोड़ा बहुत डाल सकते थे, रिवर्ब। हाँ, वो थोड़ा जो सस्टेन है। हाँ, बाकी किसी भी तरह का ट्यूनिंग नहीं हो सकता था वॉइस को। तो आपको क्या लगता है कि पहले के दौर, हालांकि कठिन तो होगा मैं ये मानती हूँ, लेकिन पहले के दौर अच्छा था या अभी आसानी से हो जाता है तो कितने सारे सिंगर्स मिल सकते हैं? पहले इसीलिए शायद हमको कम गायक भी मिला करते थे। देखो, प्लस माइनस दोनों है जी, लेकिन उस समय एक 100% बात थी कि सिंगर्स जो गाते थे बहुत कमाल गाते थे। हाँ, वो तो है, बहुत कमाल गाते थे। अभी सिंगर्स थोड़े से, उन लोगों को मालूम है कि वो बच सकते हैं चीटिंग कर सकते हैं हल्का सा, बट उस समय वो पॉसिबल नहीं था। तो बहुत रियाज के साथ, बड़े प्रैक्टिस के साथ उन लोग गाना सीखते थे जी, एंड दे यूज्ड टू गिव 3-4 आवर्स टू द सॉन्ग। अच्छा, कि ऐसा हो सकता है। अच्छा। कभी घंटे में भी हो सकता था। अच्छा, और सभी सिंगर्स बहुत रियाज करके आते थे, ये मैं गारंटी से मैं बोल सकता हूँ। हमारे संगीत की भाषा में कहते हैं गला गर्म करके आना। और हमको भी बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता था, क्योंकि कम से कम उस समय भी 2-3 लाख जाते थे गाना रिकॉर्ड करने में। अच्छा, क्योंकि इतने म्यूजिशियन थे, पेमेंट होता था, तो वी कांट मेक अ मिस्टेक। हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ता था। दोबारा उतना सेटअप बिठाना कठिन काम है, कॉस्टली भी है, और क्यों गाना वापस रिकॉर्ड होना चाहिए ना। हाँ। फोकस के साथ प्रॉपर रिहर्सल होके डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ प्रॉपरली गाना हम लोग सेटिंग करके उसको करेक्ट करते थे। जो सजेशन है सेटिंग रूम में बोलो, बाद में नहीं, बाद में इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक और चीज थी, हम लोग को गाना ना कम से कम 3 या 4-5 घंटे में रिकॉर्ड करना था। अच्छा, फर्स्ट पार्ट। हाँ, क्योंकि वो ओवर टाइम भी होता था, तो प्रोड्यूसर का पैसा बचाना भी हमारा फर्ज है। जी 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 जी, सही बात। जब 2 टुकड़े में गाने होते थे, फिर भी हमारा फर्ज था कि एटलीस्ट 2-3 o'clock का गाना पैकअप होना चाहिए। अच्छा, हाँ, फिर सेकंड शिफ्ट में वायलेंस होते थे। हाँ, वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग काम होता था, पर गाना तो पहले 3-4 घंटे में हो जाता था, तैयार हो जाता। हाँ, वो इतने म्यूजिशियंस है तो उनका वो टाइम भी हम लोग को बचाना था। उस मीन्स हमारा फर्ज था वो प्रोड्यूसर के पैसे बचाना जी। तो बहुत सारी चीजें थी म्यूजिक के अलावा, बहुत सारी। सबसे इम्पोर्टेंट है पंक्चुअलिटी। मैं ब्रीच कैंडी से 9 बजे स्टूडियो पहुंचता था या 8:30 बजे स्टूडियो पहुंचता था अंधेरी में। शिफ्ट शुरू होता था 9:30 बजे। 8:30 बजे मैं स्टूडियो में हाजिर होता था 1 घंटे पहले, और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था क्या मैं करने वाला हूँ, और वो म्यूजिक अरेंजर जो कंडक्ट करने वाला है उसके साथ बैठता था मैं।
अच्छा। मेरे सामने सब म्यूजिशियन आते थे स्टूडियो में। हाँ। मैं उनको पुश करता था कि आप जल्दी ढोलक निकालो, हाँ। तबला निकालो, चलो जल्दी ट्यून करो। हाँ, जल्दी ट्यून करो। जी 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 जी। सो दैट वाज आल्सो अ जॉब ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर, टू बी अ लीडर होना जरूरी है। मैं ही अगर 2 बजे आऊँ तो कैसा होगा? सीधे ही ओवर टाइम लग जाएगा। सीधा ओवर टाइम लग जाएगा। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम, है चाह में तेरा ये कैसे कहें हम। महकने लगेगा हो महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। निखिल विनय की जोड़ी के संगीतकार निखिल कामत से विधि जैन की बातचीत का ये पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। डूपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।